Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 29th May 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about SIR, Special Intensive Revision and Citizenship. Important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. सबसे पहले एक बार जरा देखते हैं व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ SIR. SIR जैसा कि मैंने कहा इट स्टैंड्स फॉर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन. इट इज एन एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. इसके अंतर्गत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम इलेक्टोरल रूल्स को अपडेट करती है ताकि वो सही रहे, एक्यूरेट रहे. तो ये जो SIR का टाइम टू टाइम पीरियोडिक रिवीजन या SIR मतलब इलेक्टोरल रोल्स का टाइम टू टाइम जो पीरियोडिक रिवीजन किया जाता है, ये क्यों जरूरी है? तो इट इज इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट द प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट इज फॉलोड. अब एक बार होता क्या है कि एक इंसान का नाम 3-4 जगह इलेक्टोरल रोल्स में चढ़ जाता है. तो जैसे एक डिब्रूगढ़ वाले कॉन्स्टिट्यूंसी में भी नाम है, गुवाहाटी वाले कॉन्स्टिट्यूंसी में भी नाम चढ़ा लिया. तो टाइम टू टाइम SIR करने से यानी कि इलेक्टोरल रोल्स को अपडेट करने से इन सब तरीके की डिस्क्रिपेंसीज को रिमूव किया जाता है. डुप्लीकेशंस आर रिमूव्ड एंड द प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट इज फॉलोड. इससे ऑफ कोर्स इलेक्टोरल इंटीग्रिटी बनी रहती है. तो इस कारण से भी SIR या पीरियोडिक रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स जरूरी है. एंड इट ऑल्सो हेल्प्स न्यू वोटर्स जिनकी एज अब 18 साल हो गई है, फर्स्ट टाइमर्स एंड माइग्रेंट्स, टू गेट देयर नेम्स अपडेटेड. तो टाइम टू टाइम SIR होने से उनको डेमोक्रेटिक राइट्स मिलती हैं. लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ SIR से ही एक नया वोटर का नाम ऐड हो सकता है वोटर लिस्ट में. बेसिकली इलेक्टोरल रोल्स को हम लोग कॉमन भाषा में वोटर लिस्ट कहते हैं, लेकिन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में वोटर लिस्ट को टर्म दिया गया है इलेक्टोरल रोल्स. तो वोटर लिस्ट में तो नाम जैसे ही 18 साल होगा आप अपडेट करा सकते हैं, लेकिन बहुत लोगों का नाम रह जाता है. तो जब SIR कराया जाता है मैसिव लेवल पे वोटर लिस्ट या इलेक्टोरल रोल्स को जब अपडेट किया जाता है, तो ऐसे लोगों का नाम जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं जिनका काफ़ी समय से नाम छूटा हुआ है, वो सब अपडेट हो जाता है. तो बेसिकली वोटर लिस्ट को अपडेट करना, उसी को कहा गया है SIR, जो टाइम टू टाइम कंप्लीट तरीके से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया SIR करती है बिकॉज ऑफ 2 कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट. संविधान में 2 ऐसे आर्टिकल्स हैं जिससे हम लोग SIR को रिलेट करके देख सकते हैं. पहला है आर्टिकल 324. आर्टिकल 324 के हिसाब से इट इज ड्यूटी ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन. तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन इंश्योर कराने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इंश्योर कराना होगा कि टाइम टू टाइम इलेक्टोरल रोल्स जो हैं वो पूरी तरह से सैनिटाइज्ड हों, अपडेटेड हों. आर्टिकल 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट गिव्स यूनिवर्सल अडल्ट सफराज, मतलब राइट टू वोट फॉर एनी सिटीजन हु इज एज्ड 18 ईयर्स और मोर. तो बेसिकली टू इंश्योर न्यू वोटर्स यानी कि टू इंश्योर implementation of Article 326 and to ensure that electoral integrity is maintained means to ensure the mandate of Article 324, SIR process is updated. SIR यानी कि इलेक्टोरल रोल्स का अपडेट करना, इट्स ऑल्सो ए स्टैट्यूटरी मैंडेट, कानूनी मैंडेट भी है. रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 जिसके हिसाब से इलेक्टोरल रोल्स तैयार किए जाते हैं, इस कानून में साफ साफ लिखा है कि टाइम टू टाइम इलेक्टोरल रोल्स विल बी अपडेटेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि SIR किया जाना चाहिए. तो इस कारण से SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या अपडेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, पहले भी कई दफा किए जा चुके हैं. भारत में 1951 में आफ्टर इंडिपेंडेंस इलेक्टोरल रोल्स पहली बार तैयार किए गए 1951 में. तो आप कह सकते हैं कि पहली बार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ 1951 में. तब से लेकर के साल 2005 तक 8 SIR किए जा चुके हैं, यानी कि 8 बार वोटर लिस्ट को अपडेट किया जा चुका है.
So last SIR, that was the 8th round of SIR, was done between 2002 to 2005. The 9th SIR started in the year 2025. 2025 में 9th SIR की शुरुआत की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने. फेज 1 ऑफ 9th SIR स्टार्टेड विथ बिहार. बिहार में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस थे नवंबर में, तो उसके पहले बिहार के अंदर वोटर लिस्ट को अपडेट किया गया, वहां पे SIR किया गया. फिर फेज 2 स्टार्टेड इन लेट 2025, दिसंबर में स्टार्ट हो गया, जहाँ पे वेस्ट बंगाल वगैरह, जहाँ पे मतलब इलेक्शंस होने वाले थे उन सब स्टेट्स में और कुछ और स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में वोटर लिस्ट को अपडेट किया गया. एंड नाउ द फेज 3 हैज बिगन रिसेंटली. Assam has been excluded from the ongoing 9th SIR process. बिकॉज असम के अंदर एनआरसी प्रोसेस अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ. एनआरसी प्रोसेस में लगभग 18-19 लाख लोग ऐसे हैं जिनका नाम अपडेट नहीं हुआ है. तो दे हैव बीन गिवन अपॉर्चुनिटी टू अपीयर बिफोर फॉरेनर ट्रिब्यूनल. तो वो मामला चल रहा है. इस कारण से असम के अंदर अभी SIR नहीं लाया जा रहा है. ये जो 9th फेज है SIR का, वो असम के अंदर नहीं किया जा रहा है. अभी करंट न्यूज ये है SIR से रिलेटेड. देखिए हुआ क्या कि थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लीजिए. वेस्ट बंगाल में इलेक्शन के रिजल्ट्स आने के बाद कई सारे लोगों ने पिटीशंस डाल दिए सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो SIR को अपडेट कर रही है सरकार, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. सरकार मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर रहा है, ऑफ कोर्स नॉट गवर्नमेंट. तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो SIR को अपडेट कर रहा है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों का नाम जो है वो स्ट्राइक आउट हो जाता है, वो वोट नहीं कर पाते. तो बेसिकली सेवरल पिटिशंस वेयर फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट SIR अपडेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, क्लेमिंग दैट SIR या अपडेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्सरसाइज. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए क्लैरिफाई किया कि नो, SIR इज नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इट इज constitutional activity in line with Representation of People Act 1950. Yet यहां ध्यान दीजिएगा, द सुप्रीम कोर्ट हैज एम्फेसाइज्ड दैट SIR जो प्रोसेस है, दैट इज नॉट फाइनल डिसीजन ऑन सिटीजनशिप. अगर किसी का नाम SIR में नहीं चढ़ पाया, अपडेटेड इलेक्टोरल रोल्स में नहीं चढ़ पाया, तो दैट डज नॉट मीन दैट द पर्सन बिकम्स ऑटोमेटिकली अ फॉरेनर या illegal immigrant. Individual's name will be deleted from electoral rolls, but at the same time, the individual must be referred to a competent authority for deciding his or her citizenship. Competent authority in such cases are foreigner tribunals. तो बेसिकली SIR, ये प्रीलिम्स में स्टेटमेंट बेस्ड सवाल बनेगा, ध्यान दीजिएगा. 9 फेजेस हुए हैं अभी तक. SIR के 9th फेज चल रहा है. लास्ट फेज हुआ था 2003 में. SIR में नाम ना आ पाना, इट इज नॉट टेस्ट ऑफ सिटीजनशिप. सिटीजनशिप इवैल्यूएट करने के लिए फिर जिन लोगों का नाम SIR में अपडेट नहीं हो पाया, दे मस्ट बी प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ अ कंपीटेंट अथॉरिटी. जो लास्ट SIR हुआ था 2003 में, उसमें जिन जिन लोगों का नाम नहीं चढ़ पाया इन द वोटर लिस्ट, उन सब लोगों को 4 वीक के अंदर एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने प्रेजेंट करना है एंड अ डिसीजन हैज टू बी टेकन रिगार्डिंग देयर सिटीजनशिप. ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को. इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट 51st प्रगति मीटिंग, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर टू गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू. देखिए क्या है प्रगति. प्रगति प्लेटफॉर्म stands for proactive governance and timely implementation. It was launched by NIC, National Informatics Center, in association with PMO team, Prime Minister Office team, in the year 2015. एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से प्रधानमंत्री जी दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से बैठे बैठे ही भारत के तमाम जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं यूनियन लेवल के या स्टेट लेवल के, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंतर्गत, जिसमें भारत सरकार स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर के काम कर रही है, इन तमाम प्रोजेक्ट्स
का इम्प्लीमेंटेशन किस स्टेज तक पहुंचा है, उन सबको रिव्यू कर सकते हैं प्रधानमंत्री जी। उन सब में प्रोजेक्ट्स में कितना प्रोग्रेस हुआ है, साथ ही साथ जीआईएस मैपिंग के थ्रू वैलिडेशन भी कर सकते हैं कि सच में जो रिपोर्ट किया जा रहा है उतना सच में प्रोग्रेस हुआ है या नहीं। तो बेसिकली एक डिजिटलाइज्ड प्लेटफॉर्म है टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड ई गवर्नेंस, प्रगति प्लेटफॉर्म। अब प्रधानमंत्री जी हर महीने में एक बार प्रगति डे में पार्टिसिपेट करते हैं। प्रगति डे इज ऑब्जर्व ऑन 4th वेंसडे ऑफ एवरी मंथ, और प्रगति दिवस के दिन 3:30 बजे के बाद प्रधानमंत्री जी इस तरीके से ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिसमें तो जो भी इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव चल रहे हैं उसका वो सर्वे करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो प्रगति डे से पहले ही तमाम जो इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उनसे रिलेटेड जो भी ऑथोराइज्ड पर्सनल से हैं उनके सामने प्रश्न भेज दिए जाते हैं बाय पीएमओ टीम कि आप लोग इन प्रश्नों का जवाब तैयार रखिएगा। प्रधानमंत्री जी प्रगति दिवस के दिन इन सब प्रश्नों आपसे पूछेंगे और इसका जवाब आपको देना है इन लाइव कॉन्फ्रेंस मैनर। तो ये होता है प्रगति प्लेटफॉर्म, और प्रगति प्लेटफॉर्म की मदद से प्रगति दिवस मनाया जाता है 4th वेंसडे को हर महीने। और प्रगति दिवस के दिन 3:30 बजे के बाद प्रधानमंत्री जी एक ऑल इंडिया ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस करते हैं वेयर ही कनेक्ट विथ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट सेक्रेटरीज एंड स्टेट गवर्नमेंट चीफ सेक्रेटरीज। सेंट्रल गवर्नमेंट के तमाम जो सेक्रेटरीज हैं, स्टेट गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरीज के साथ वो कनेक्ट करते हैं इन ऑर्डर टू सी द इश्यूज विथ रिस्पेक्ट टू देयर डिपार्टमेंट, and the secretaries have to be prepared with their reply on these issues. अभी ये है प्रगति प्लेटफॉर्म एंड प्रगति दिवस के बारे में। इसको आप मेंशन कर सकते हैं गवर्नेंस में या एथिक्स पेपर में एज एन एग्जांपल ऑफ ई गवर्नेंस, या हाउ टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सपेडिशन इन गवर्नमेंट प्रोसेसेस। न्यूज़ बस इतना है कि 51st प्रगति मीटिंग की प्रधानमंत्री जी ने कल के दिन, कल का जो दिन था वो 4th वेंसडे था, तो 27 मई 2026 को उन्होंने 51st प्रगति मीटिंग की एट सेवा तीर्थ। सेवा तीर्थ इज नाउ द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। पहले जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हुआ करता था वो रायसीना हिल्स पे हुआ करता था, अब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इज सेवा तीर्थ। उसमें अलग अलग प्रोजेक्ट्स को रिव्यू किया प्रधानमंत्री जी ने। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट या रूफटॉप सोलर एक्सपेंशन प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है, इन सबको उन्होंने रिव्यू किया। On the basis of the discussion, you can attempt this question, this MCQ, and you can submit the answer in the comment section. Next topic is about Sarthak PDS. Important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view, especially with respect to agriculture. देखिए सार्थक पीडीएस क्या है, ये स्कीम क्या है, इसको समझने से पहले थोड़ा सा एमएसपी का कॉन्सेप्ट हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इट इज अ गवर्नमेंट स्कीम brought back in 1960s itself, or it was introduced in 1960s itself. It's a price insurance scheme जिसके अंतर्गत भारत सरकार फार्मर्स को लगभग 23 तरीके के क्रॉप्स पे गारंटी देती है प्राइस का, कि अगर उनका क्रॉप बाजार में एक पर्टिकुलर प्राइस पे नहीं बिक पाया तो गवर्नमेंट एजेंसीज उनके क्रॉप को खरीदेंगी एट अ प्री डिफाइंड प्राइस। इससे फार्मर्स को एक प्राइस इंश्योरेंस मिलती है। फॉर एग्जांपल फार्मर्स कोई क्रॉप सोइंग कर रहे हैं, क्रॉप ए जैसे कि राइस सो कर रहे हैं, तो पहले ही सरकार ने मान लीजिए अनाउंस कर दिया एमएसपी ऑफ ₹50 पर केजी। तो इसका मतलब ये हो गया कि फार्मर्स को इस बात की गारंटी हो गई कि अगर उनका क्रॉप बाजार में नहीं बिकता है तो भारत सरकार खरीदेगी एट ₹50 पर केजी। तो ये प्राइस इंश्योरेंस स्कीम मिल जाता है अंडर एमएसपी, प्राइस इंश्योरेंस स्कीम का काम करता है। इससे क्या है, फार्मर्स को एक तरीके की मिनिमम अर्निंग की गारंटी मिल जाती है। इट गिव्स देम अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी अगेंस्ट मार्केट फेलियर। So that is the significance of MSP. It gives a kind of price security या price insurance to the farmers against market failure. MSP को
डिसाइड करती है भारत सरकार की कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ। बट किसी भी क्रॉप के लिए एमएसपी कितना दिया जाएगा, दैट इज रिकमेंडेड बाय ए सेपरेट कमिटी, जिसका नाम है सीएसीपी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। जैसा कि मैंने आपको कहा, टोटल 23 तरीके के क्रॉप्स के लिए एमएसपी अनाउंस किया जाता है साल भर में। एमएसपी कोशिश की जाती है कि कम से कम 1.5 टाइम्स ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रखा जाए। ये जो सीएससीपी अनाउंस करता है या सजेस्ट करता है कि कितना एमएसपी होना चाहिए किसी भी क्रॉप पे, जैसे पैडी पे, जवार पे, तो इंश्योर कराता है कि इट मस्ट बी 1.5 टाइम्स ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर द फार्मर। अगर कॉस्ट है प्रोड्यूस करने का है 20 रुपीज पर केजी, तो मिनिमम एमएसपी 30 रुपीज पर केजी तो होना ही चाहिए। दिस 1.5 टाइम्स ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन should be MSP that is followed as per recommendation by MS स्वामीनाथन कमिटी, जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट जिन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन को इंट्रोड्यूस कराया था भारत में, या ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया था बाय इंट्रोड्यूसिंग हाई यील्डिंग वैरायटी क्रॉप्स, उन्हीं द्वारा हेडेड एक कमिटी ने रेकमेंड किया था कि एमएसपी शुड बी एटलीस्ट 1.5 टाइम्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये तो बात हो गई एमएसपी की। अब हम लोग थोड़ा और समझते हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर समझते हैं या इकोसिस्टम समझते हैं एसोसिएटेड विथ एमएसपी। एमएसपी पे अगर सरकार की जो एजेंसीज हैं, दो ही एजेंसीज हैं मेनली, और भी होती हैं लेकिन दो मेन एजेंसीज हैं जो प्रोक्योर करती हैं एमएसपी पे फूड ग्रेन्स, वो है नाफेड एंड फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया प्रोक्योर्स राइस, व्हीट एंड कोर्स ग्रेन, एंड नाफेड प्रोक्योर्स अदर क्रॉप्स लाइक पल्सेस, ऑयल सीड्स, ईटीसी। ये जो राइस, व्हीट, ये सब हैं कोर्स ग्रेन्स, इनका ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट होता है, दैट इज डन बाय एफसीआई। ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट मतलब इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, फार्मर जितना चाहे उतना अमाउंट ऑफ क्रॉप बेच सकता है। बाकी क्रॉप्स पे थोड़ा लिमिटेशन रहता है अमाउंट का। तो प्राइस फिक्स कर दिया सरकार ने पहले ही, साथ ही साथ कोर्स सीरियल, राइस एंड व्हीट, इन पे ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट होता है, मतलब जितना चाहे उतना बेच सकता है, और उसको प्रोक्योर करता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नाफेड प्रोक्योर करता है पल्सेज एंड ऑयल सीड्स और इस तरीके के बाकी क्रॉप्स को, तो उस पे ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट होता नहीं है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा इकोसिस्टम समझते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एमएसपी। फार्मर जाएगा मंडी में, अगर उसको मंडी में सही रेट नहीं मिलेगा अपने क्रॉप के लिए, तो वो एमएसपी पे अपने क्रॉप्स को बेच सकता है। एमएसपी पे अपने क्रॉप्स को बेचेगा जब वो टू द गवर्नमेंट एजेंसीज लाइक एफसीआई और नाफेड, तो वो लोग इस क्रॉप को खरीदने के बाद स्टोर करेंगे, स्टॉक होल्डिंग करते हैं, और उसके बाद इन क्रॉप्स को वो एफसीआई या नाफेड डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं टू डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स। भारत के अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स को अवेलेबल कराते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट जो हैं फिर थ्रू फेयर प्राइस शॉप, जिनको हम लोग राशन शॉप भी कहते हैं, वो फूड ग्रेन्स को अवेलेबल कराते हैं टू द बेनिफिशियरीज ऑफ सेवरल वेलफेयर स्कीम्स। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण वेलफेयर स्कीम है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। आपको पता है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत देश के लगभग 81 करोड़ पॉपुलेशन को 5 किलोग्राम फूड ग्रेन फ्री ऑफ कॉस्ट पर मंथ प्रोवाइड किया जाता है। 81 करोड़ में बेसिकली बॉटम 75%, जो इन रूरल एरिया में जो 75% गरीब लोग हैं, और अर्बन एरिया में बॉटम 50% लोगों को 5 किलोग्राम फूड ग्रेन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराया जाता है। ये है फर्स्ट सेगमेंट ऑफ बेनिफिशियरी अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। इनको कहा जाता है प्रायोरिटी हाउस होल्ड। उसके अलावा द सेकंड कैटेगरी ऑफ बेनिफिशियरीज आर नोन एज अंत्योदय अन्न बेनिफिशियरीज अंडर अंत्योदय अन्न योजना, विच इज ऑल्सो रन अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। इसमें जो बीपीएल कैटेगरी के लोग हैं, उनके हाउस होल्ड्स को पर हाउस होल्ड बीपीएल कैटेगरी के 35 किलोग्राम फूड ग्रेन अवेलेबल कराया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट पर मंथ। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप समझिए पूरा इकोसिस्टम, कि फार्मर अपना क्रॉप बेचता है, तो वो क्रॉप का आगे होता क्या है। एफसीआई या नाफेड उस क्रॉप को खरीदने के बाद स्टॉक होल्ड करती है, स्टोर करती है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट्स को अवेलेबल कराती है, ताकि स्टेट गवर्नमेंट्स अलग अलग वेलफेयर स्कीम्स में, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट्स को फूड ग्रेन दिया जाता है बाय एफसीआई या नाफेड, और स्टेट गवर्नमेंट्स फिर वो अपने राशन दुकान के थ्रू, जिनको हम लोग फेयर प्राइस शॉप्स कहते हैं, उसके थ्रू लोगों तक अवेलेबल कराती हैं। अब आपको ध्यान ये देना है कि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, जिसमें दो तरीके के बेनिफिशियरीज होते हैं, प्रायोरिटी हाउस होल्ड
81 crore poor population, 75% in rural areas and 50% in urban areas, and अंत्योदय अन्न योजना वाले बेनिफिशियरीज, ये इन सबको बेनिफिट फूड ग्रेन्स अवेलेबल कराया जाता है पर मंथ बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन कैसे कराया जा रहा है? थ्रू एमएसपी स्टॉक होल्डिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड वाया स्टेट गवर्नमेंट देयर फेयर प्राइस शॉप। बट है ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम, यानी कि 100% सेंट्रली फंडेड स्कीम। ठीक है, तो ये बात ध्यान से समझिए कि यह है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रली फंडेड स्कीम, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसीज आर इन्वॉल्व्ड, स्टेट गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व्ड, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा मैनेज्ड फेयर प्राइस शॉप्स आर इन्वॉल्व्ड इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फूड ग्रेन। इस कारण से ये जो स्टेट गवर्नमेंट का जो भी पैसा खर्च होता है फूड ग्रेन्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करवाने में, वो पैसा रीइंबर्स करना होता है भारत सरकार को, मतलब भारत सरकार को ये पैसा स्टेट गवर्नमेंट्स को देना होता है। ठीक है, अब जब आप इतनी बात समझ गए तो नाउ वी आर इन पोजीशन टू अंडरस्टैंड द करंट न्यूज। आप एमएसपी समझ गए, एमएसपी पे जो फूड ग्रेन प्रोक्योर होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट कराया जाता है, कराने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, लेकिन करवाया जाता है थ्रू स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट का पैसा कुछ खर्च होता है, स्टेट गवर्नमेंट का जो पैसा खर्च होता है उसको रिम्बर्स करना होता है भारत सरकार को। तो पहले से इस प्रोसेस के लिए दो अलग अलग स्कीम्स चल रहे थे जहां पे स्टेट गवर्नमेंट को पैसा दिया जाता है फॉर इंश्योरिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। दो स्कीम्स चल रहे थे। पहला, असिस्टेंस टू स्टेट एजेंसीज फॉर इंट्रा स्टेट विद इन द स्टेट मूवमेंट ऑफ फूड ग्रेन एंड एफपीएस डीलर मार्जिन अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। दिस स्कीम वाज ऑलरेडी गोइंग ऑन टू प्रोवाइड remuneration to the state agencies for distribution of food grain. दूसरा स्कीम चल रहा था स्मार्ट पीडीएस, वेयर फोकस वाज ऑन यूजिंग टेक्नोलॉजी इन पीडीएस सिस्टम। इस तमाम प्रोसेस में ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए ताकि करप्शन ना हो, फूड ग्रेन्स का लीकेज ना हो। ये ना कि लेकर के फूड ग्रेन्स को मार्केट में बेच दिया जाए और बेनिफिशियरीज तक अवेलेबल ना हो। इस चीज़ को इंश्योर कराने के लिए, यानी कि एक तरीके से ई गवर्नेंस इन फूड डिस्ट्रीब्यूशन को इंश्योर कराने के लिए एक स्कीम चल रहा था स्मार्ट पीडीएस। तो ये दोनों स्कीम्स पहले से चल रहे थे। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसीज को रिम्बर्स करने के लिए और ओवरऑल इस इकोसिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए डिजिटल मैकेनिज्म्स का ज़्यादा से ज़्यादा इंटीग्रेशन, ये स्कीम्स पहले से चल रहे थे। करंट न्यूज़ ये है कि भारत सरकार ने फैसला किया है कि ये दोनों स्कीम्स चलेंगे और अगले 5 साल तक, 2031 तक। तो एक्सटेंशन कर दिया गया है अप्रैल 2026 से मार्च 2031 तक, टिल द पीरियड ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन। But these schemes will not now run in independent manner, they will run in integrated manner. उन दोनों को subsume कर दिया गया है, इंटीग्रेट कर दिया गया है, and these schemes will now run under one heading जिसका नाम होगा सार्थक पीडीएस स्कीम। तो सार्थक पीडीएस स्कीम का मुख्य लक्ष्य क्या है? बेसिकली पहले जो दो स्कीम चल रहे थे उन्हीं को इंटीग्रेट किया गया है। लक्ष्य ये है कि स्टेट एजेंसीज फूड ग्रेन्स को डिस्ट्रीब्यूट करें तो उनको पैसा रिम्बर्स हो जाए, एट द सेम टाइम ये जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है वो ट्रांसपेरेंट और डिजिटलाइज हो जाए। तो सार्थक पीडीएस स्कीम इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ई गवर्नेंस जस्ट लाइक प्रगति प्लेटफॉर्म एंड हाउ ट्रांसपेरेंसी कुड बी इंट्रोड्यूस्ड विद मोर एंड मोर डिजिटलाइजेशन। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा सवाल यूपीएससी ने पूछा था एमएसपी के ऊपर कि क्या है एमएसपी और हाउ एमएसपी कैन हेल्प फार्मर्स। You can attempt this question. You can also, if needed, mention about the ecosystem associated with MSP, and you can also little bit mention about Sarthak PDS scheme. Next topic is about Mission Queen Pineapple. Prelims perspective से important है, एक बार देख लीजिए। Mission Queen Pineapple initiative लाया गया है by त्रिपुरा गवर्नमेंट इन एसोसिएशन विथ मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। ये 3 साल का स्कीम है। इसके अंतर्गत जो क्वीन पाइन एप्पल्स हैं त्रिपुरा के, दे आर जीआई टैग। त्रिपुरा का जो पाइन एप्पल है इट इज जीआई प्रोडक्ट, इट इज ऑल्सो यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट ऑफ त्रिपुरा। तो क्वीन पाइन एप्पल के प्रोडक्शन को और डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाएगा अंडर दिस मिशन क्वीन पाइन एप्पल स्कीम। इसको एक प्रीमियम ब्रांड में प्रमोट किया जाएगा। 3 साल का इनिशिएटिव है, 236 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
तो ध्यान रखिएगा, ये जो यूएसपी ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं बहुत ज़्यादा न्यूज में हैं। अरुणाचल का कीवी, त्रिपुरा का पाइन एप्पल, तो इससे रिलेटेड आने वाले एग्जाम्स में प्रश्न आ सकते हैं। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। रेयर ड्रैगन फ्लाई रिसर्फेसेस इन अरुणाचल। प्रिंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, एक लाइन देख लीजिए। देखिए, एक ड्रैगन फ्लाई जिसका नाम है जिनकांथा हासियाका, इट हैज बीन रीडिस्कवर्ड इन अरुणाचल प्रदेश। रीडिस्कवर्ड मतलब 110 साल के बाद दोबारा इसको देखा गया है। इट इज ऑल्सो नोन एज लॉन्ग टेल्ड डस्क हॉकर। इट वॉज सीन रिकॉर्डेड इन नामधापा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अर्लियर इट वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड इन 1914। उसके कुछ साल बाद से इट वॉज नॉट साइटेड इन अरुणाचल प्रदेश। इट हैज बीन अगेन सीन इन अरुणाचल प्रदेश। इसकी खासियत ये है कि इसका 360 डिग्री विजन रहता है। इसकी दोनों आंखों में छोटे 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 हजारों लेंसेज होते हैं, जिसकी मदद से ये 360 डिग्री देख सकता है, चारों तरफ देख सकता है एक बार में। दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस ड्रैगन फ्लाई। इट हैज बीन अगेन इन न्यूज। आपको पता है इस तरह की तितलियां, पंछी, छोटे छोटे सब आ जाते हैं एग्जाम में। अभी यूपीएससी ने भी प्रीलिम्स में पूछा था, राइट, एक सवाल तो ऐसा आया था। तो इस तरह के प्रश्न टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। इस टॉपिक के बेसिस पर प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। 11th क्वाड मिनिस्टर से रिलेटेड सवाल था कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, पहला स्टेटमेंट देखते हैं। इट इज एन इनिशिएटिव इनिशिएटेड इन द समिट। नो, दिस इनिशिएटिव वाज एक्चुअली स्टार्टेड इन 2022 इटसेल्फ। इसको बस एक्सपैंड किया गया रिसेंट 11th एक्सटर्नल अफेयर्स मीटिंग में। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट सही है, फिजी में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा। क्वाड एट सी मिशन ज्वाइंट कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज है, ये भी सही है, बट इट्स नेक्स्ट राउंड विल बी लेड बाय इंडियन कोस्ट गार्ड, ना कि यूएस कोस्ट गार्ड। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट गलत है। रेयर अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड आपको पता है यहाँ 13 नहीं 17 होना चाहिए, तो फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग है। और पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, जेनरिक सा स्टेटमेंट है, तो करेक्ट आंसर विल बी ए। हाई लेवल कमिटी फॉर इमिग्रेशन जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर द्वारा लेड किया जाएगा। चाइल्ड सेक्स रेशियो 0 से 6 ईयर्स के बीच में होना चाहिए। सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। राइजिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो इज नॉट साइन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। एक्चुअली डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो इज साइन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी। तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। मेकादातु प्रोजेक्ट कर्नाटका में है, ना कि तमिलनाडु में, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, इट इज एट द कन्फ्लुएंस ऑफ कावेरी एंड अर्कावती, तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। आई विल करेक्ट इट। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।